हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 3.5 के सबसे लास्ट प्रॉब्लम को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ये बेसिकली इसमें 4 क्वेश्चंस है, सॉरी 5th क्वेश्चन है और सारा का सारा वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। इसमें एक हॉस्टल चार्जेस के बारे में कहा गया है। एक हॉस्टल में एक मेस है जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज लेता है। सबसे पहले वेरिएबल के रूप में पहले सिलेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है। सपोज हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है उसको क्या मान लेते हैं, फिक्स चार्ज को एफ। ये फिक्स चार्ज है और पर डे के हिसाब से भी एक अलग चार्ज कर रहा है। वो मान लेते हैं वो पर डे के हिसाब से क्या है, पी। पहले इसको समझ लेंगे कि किसी हॉस्टल में जो मेस का जो चार्ज है उसमें फिक्स चार्ज उसको देना ही है स्टूडेंट को। अगर मंथली फिक्स चार्ज अगर 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो वो फिक्स चार्ज के रूप में उसको देना ही है। और अलग से पर डे का जो खाना खर्च हो रहा है उसके हिसाब से भी उसको देना है। यानी टोटल मिला के ये जो एफ और पी जो है दोनों को ऐड करके उसको सम करके देना होगा मंथली। तो कोई स्टूडेंट है जो शुरुआत में 20 डेज के लिए खाना लेता है वहाँ से, तो 20 डेज के लिए खाना लेता है तो कैसे लिखेंगे उसको, उसको फिक्स चार्ज तो देना ही होगा। अब प्लस 20 डेज खाना लिया है तो 20 इंटू पी, पर डे कितना पैसा देना है उसको, पी रुपीज़। कोई इसको एक्स और वाई भी सिलेक्ट कर सकता है, तो एफ और पी मान लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। तो अगर एक दिन खाना लेता है तो उसका कितना पैसा देना होगा, पी रुपीज़। तो 20 डेज लिया है तो 20 पी देना होगा, 20 इंटू पी, और साथ में फिक्स चार्ज तो देना ही है। ये कितना हो गया टोटल, इसका टोटल अमाउंट दिया गया है 1000 रुपीज़। तो ये हो गया 1000। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। अब सेकंड कंडीशन जब पढ़ेंगे तो ये है दूसरा स्टूडेंट जो 26 डेज के लिए लिया है, तो 26 डेज के लिए लेगा तो उसको भी तो फिक्स चार्ज देना ही होगा, फिक्स चार्ज देना ही है। और 26 डेज के लिए है तो 26 इंटू पी उसको देना होगा अमाउंट। ये दे रहा है 1180। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि ये फिक्स्ड प्राइस क्या था और पर डे कॉस्ट क्या था खाने का। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को दोहरा लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी हॉस्टल में जो मेस का चार्ज है ना, वो दो तरह से लिया जा रहा है। एक है कि फिक्स चार्ज है, वो देना ही देना है, तो ये फिक्स चार्ज को एफ से डिनोट किए हैं। उसी तरह से पर डे जो कॉस्ट है खाने का वो किससे है, पी अमाउंट देना है। मतलब एक दिन एक खाने का अमाउंट कितना है, पी। तो कोई स्टूडेंट जो है वो 20 डेज के लिए खाना लेता है तो कितना पे करेगा, फिक्स्ड प्राइस तो देना ही है, और साथ में जो 20 डेज के लिए लिया है उसका अमाउंट भी पे करेगा। तो टोटल मिलाए कितना देगा, 1000। उसी तरह से जो नेक्स्ट स्टूडेंट है वो 26 डेज के लिए लिया है तो वो भी फिक्स्ड प्राइस देगा और 26 डेज का प्राइस देगा। ये कितना हुआ टोटल, 1180। तब यहाँ से इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग एफ और पी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ इसको डायरेक्टली माइनस कर दे, इस तरह से दोनों इक्वेशन को माइनस कर दे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -6p इक्वल्स टू -180। तो p कितना हो जाएगा, 30। मतलब पर डे कॉस्ट कितना था खाने का, 30 रुपया। पर डे कॉस्ट कितना था, 30 रुपीज़। और वो फिक्स्ड प्राइस क्या था ये जानने के लिए क्या करेंगे, p इक्वल्स टू 30 को रखना होगा किसी इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो f इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 माइनस 20p। यहाँ से 20p उधर कैंसिल आउट कर देंगे, उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 20 इंटू 30 तो हो जाएगा 100,000 माइनस 600, दैट इज़ 400। तो वो जो फिक्स प्राइस था वो 400 रुपीज़ उसको देना ही है स्टूडेंट को, और पर डे 30 रुपये के हिसाब से वो खाना ले सकता है। इस क्वेश्चन में यही था कि फिक्स प्राइस जो है उस बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को 400 रुपया देना ही देना है मंथली, और साथ में 30 रुपये के हिसाब से जितना दिन के लिए भी खाना लेता है वो उतना उसको पे करना होगा। यानी जो पहला स्टूडेंट है, ये जो है फर्स्ट स्टूडेंट 20 डेज़ के लिए लिया है वो 400 देगा, अब प्लस 20 डेज़ के लिए लिया है तो 20 इंटू 30 मतलब 600 प्लस 400 मिल के 1000, मतलब 1000 रुपये का अमाउंट पे करेगा।
जो सेकंड स्टूडेंट है वो 26 डेज के लिए लिया है तो वो भी तो 400 पे करेगा, ये तो फिक्स्ड अमाउंट है, पे करना ही है। 26 इंटू 30 पे करेगा और फिर दोनों मिला के 1180 पे करना है उसको। तो इस प्रॉब्लम में इतना ही था। इसको एक्स और वाई लेके भी सॉल्व किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल हम लोग अपने मन से मान सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रैक्शन से रिलेटेड है और इस तरह का सवाल हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रैक्शन पे है। सबसे पहले फ्रैक्शन ही मान लेते हैं। सपोज वो फ्रैक्शन क्या है, एक्स बाई वाई। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन का सवाल मिले तो पहले एक्स बाई वाई के रूप में फ्रैक्शन मान लेते हैं। अब फ्रैक्शन के लिए सबसे फर्स्ट लीनियर इक्वेशन सेटअप करने के लिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जब पहला कंडीशन पढ़ेंगे तो पहला इक्वेशन बना पाएंगे। इसमें दिया गया है कि जब 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर से तो इक्वेशन बन जाता है 1/3। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है वो कहता है कि जब फ्रैक्शन में से न्यूमरेटर में से -1 घटाते हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/3। अब सेकेंड कंडीशन भी पढ़ना होगा कि अब सेकेंड कंडीशन में कहता है कि डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देने पे, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देने पे ये फ्रैक्शन बन जाता है 1/4। बस ये दो कंडीशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा तो ये 1/4 बन जाता है। तो x और y बताना है कितना होगा, यानी फ्रैक्शन क्या है ये बताना है। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, सभी को एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बना लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3x - 3, ये हो जाएगा 3x - 3 इक्वल्स टू y, और इसी को लिख सकते हैं हम लोग 3x माइनस ऑफ y इक्वल्स टू 3, ये 1 इसको सॉल्व करेंगे तो 4x इक्वल्स टू y + 8, और इसको लिख सकते हैं 4x माइनस ऑफ y इक्वल्स टू 8, ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड डैश इक्वेशन। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देख रहे हैं कोफिशिएंट पहले से ही सेम है, बस क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, और -4 में से 3 जाएगा तो -x, और ये हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा -5। तो x का वैल्यू कितना मिल गया 5। जब x 5 है तो y कितना होना चाहिए, तो y के लिए किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, इन दोनों में से इसमें रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो 3x - 3 इक्वल्स टू y, और 3 × 5 15 - 3 इक्वल्स टू y, मतलब y कितना है 12। तो फ्रैक्शन क्या बन गया, x/y है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 5/12। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये फ्रैक्शन का वैल्यू कितना है 5/12। अब हम लोग x और y के वैल्यू से पता कर सकते हैं कि ये फ्रैक्शन सही है या नहीं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर न्यूमरेटर में से 1 घटा देते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/3। तो 5 में से अगर 1 घटा दे तो क्या बन जाएगा 4, और 4/12 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3। 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 बिल्कुल सही है। अब सेकंड वाले पे आते हैं, बोलता है डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दे, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दे तो फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है। ऑब्वियसली हो जाएगा क्योंकि 12 + 8 क्या हो जाएगा 20, और 5/20 कितना हो जाएगा 1/4, तो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें क्वेश्चन को पहले हम लोग एनसीईआरटी बुक से अपने पढ़ लिया करेंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखेंगे। सपोज करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है थर्ड प्रॉब्लम के लिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है x है, और इस x क्वेश्चन में से y क्वेश्चन वो सही अटेम्प्ट करता है, मतलब जिसमें उसको मार्क्स मिलता है, पॉजिटिव मार्क्स मिलता है, तो गलत कितना होगा x - y। अगर तुमसे पूछा जाए कि 10 सवाल टोटल एग्जाम में 10 सवाल पूछा गया, 10 में से तुम 3 सही किए,
तो गलत कितना हुआ 7, 10 में से 3 7, तो वही है टोटल नंबर कितना है x। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कितना है x। जो यश है वो y क्वेश्चन से अटेम्प्ट करता है सही। y क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट सारा किया लेकिन सही कितना हुआ y, तो गलत कितना होगा x माइनस वाई। अब कंडीशन पढ़ते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। वेरिएबल का जो सिलेक्शन है ना अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। एक तरीका ये भी है कि टोटल नंबर को क्या मान लें x, जो कि पता नहीं है, और फिर आगे बढ़े कितना सही किया तो कितना गलत हुआ, ठीक है। तो x में से वो पाई सही कर रहा है, गलत कितना कर रहा है x माइनस पाई। अब फर्स्ट कंडीशन है कि सही करने पे उसको 3 मार्क्स मिल रहा है और गलत करने पे 1 मार्क्स लूज कर जा रहा है, ठीक है। तो कितना सही किया है वो y, तो उसको कितना मार्क्स मिलेगा सही करने के लिए 3y, क्योंकि एक सही करने के लिए उसको 3 मार्क्स मिल रहा है, तो y सही किया है तो 3y मिलेगा। अब इसी नंबर में से ना घटेगा x माइनस वाई इंटू 1, और ये कितना मार्क्स लाया 40। इसको समझ लो पहले अच्छे से। करेक्ट अटेम्प्ट करने के लिए अगर उसका आंसर बिल्कुल सही है तो उसको कितना मार्क्स मिल रहा है 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स मिलेगा वाई क्वेश्चन के लिए, क्योंकि वाई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वो सही, तो 3 इंटू वाई मार्क्स आया उसका। अब गलत भी तो किया है, गलत कितना किया है x माइनस वाई, उसके लिए कितना नंबर कटेगा 1 नंबर। तो इतना सही किया है वो, तो इस सही में से ना गलत का नंबर घटेगा। जैसे सपोज कोई 10 क्वेश्चंस था एग्जाम में और उसमें से 6 क्वेश्चन सही किया, उस 6 क्वेश्चंस में सही करने का उसको नंबर 12 नंबर मिला और गलत करने का 1 नंबर कटना था उसमें। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना नंबर उसको आया उसमें से गलत वाले नंबर को घटाएंगे। सेम यही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, सही कितना किया वाई, गलत किया इतना, तो जो नेट नंबर है वो क्या होगा, इतना पॉजिटिव मार्क्स में से इतना नेगेटिव मार्क्स घटाएंगे ना, और तब उसको कितना आया 40 मार्क्स। क्योंकि ये गलत भी है, गलत नहीं होता तो इतना होता 3y इक्वल्स टू 40, लेकिन गलत करने का मार्क्स घटेगा ना, जैसे पॉजिटिव मार्क्स जोड़ते हैं और नेगेटिव मार्क्स जोड़ते हैं वैसे ही। तो ये पॉजिटिव मार्क्स हुआ, ये नेगेटिव मार्क्स हुआ। अब सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन में कहता है कि अब मार्क्स चेंज हो गया। अब मार्क्स चेंज क्या किया है कि 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए है और 2 मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए। अब क्या बोल रहा है, अगर ये y सही किया x माइनस वाई सही किया है, तो अब अगर मार्क्स को बदल दिया जाए, मतलब कि पहले 3 मार्क्स मिल रहा था करेक्ट आंसर के लिए और -1 मिल रहा था रॉन्ग आंसर के लिए, तो अब कहता है कि 4 मार्क्स मिल रहा है करेक्ट ऑप्शन के लिए और 2 मार्क्स घट जा रहा है रॉन्ग आंसर के लिए, तो अब इसको 50 मार्क्स आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है x, उसमें से वो y सही किया, तो y सही किया तो रॉन्ग कितना करेगा x माइनस वाई। अब फर्स्ट पार्ट में कंडीशन में कहा गया है कि अगर सही है तो उसको कितना नंबर मिलना है 3 नंबर, और गलत है तो -1 घटा देंगे। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से वो सही मार्क्स कितना लाया 3y, और उसमें से रॉन्ग आंसर के कारण उसका नंबर घट जाएगा, तो टोटल जो नेट नंबर आया उसको 40 आया। अब प्रॉब्लम नंबर कंडीशन में 2 में बताया गया है कि अगर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिले तो 4 इंटू वाई मार्क्स आ जाएगा उसका, और रॉन्ग आंसर के लिए -2 मिले तो x माइनस वाई इंटू 2 हो जाएगा, तो नेट नंबर जो उसका है वो 50 हो जाएगा। तो बताना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना था, x कितना था, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो सॉल्व करने के लिए पहले इसको और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि आसान हो सॉल्व करने में। तो इसको लिख पाएंगे हम लोग 3y माइनस ब्रैकेट अगर ओपन करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 40, ऐसा होगा। और 3y प्लस वाई कितना हो जाएगा 4y, तो 4y माइनस ऑफ x इक्वल्स टू 40, इसको 1 डैश बोल देते हैं। उसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे पहले, तो ये बन जाएगा 4y माइनस 2x प्लस 2y, 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे इक्वल्स टू 50, 4y प्लस 2y 6y माइनस 2x इक्वल्स टू 50, और यहाँ पे
देख रहे हैं कि 2 से सभी कैंसिल हो सकता है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 50 बचेगा, और फिर 2 से 25 कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 25। तो ये सेकेंड डैश इक्वेशन। अब 1 डैश और सेकेंड डैश को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एक्स और वाई निकालने के लिए। तो इन दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं पहले। 4y माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना होगा 40 यहाँ से, और यहाँ से 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 25। अब यहाँ कोफिशिएंट सेम है, कोई ज़रूरत नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, यहाँ पे बस सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 40 माइनस 25 कितना हो जाएगा -15। 40 माइनस 25 यहाँ प्लस ही होगा और यहाँ प्लस होगा, तो y इक्वल्स टू 15, तो y 15 हो गया। तो करेक्ट आंसर कितना है उसका 15, यही है ना y का वैल्यू। करेक्ट आंसर 15। इसका मतलब है कि x निकालना होगा टोटल के लिए हम लोग को, तो फर्स्ट में रख लेते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 4y माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 40, ये है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x को उधर भेज देंगे, 40 को उधर ले आएंगे, तो 4 इंटू वाई माइनस 40। अब यहाँ 15 रखेंगे, 15 है यहाँ y का वैल्यू, 15 इंटू 4 60, 60 माइनस 40 20। तो x का वैल्यू कितना हो गया 20, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना था 20। एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 था, जिसमें से वो 15 सही किया, तो ये कंडीशन मिला। अब यहाँ से चेक कर सकते हैं हम लोग, ये इसका आंसर हो गया x इक्वल्स टू 20 सॉल्यूशन। अगर 20 में से 15 सही किया तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से तो कितना नंबर मिलना चाहिए था 15 इंटू 3 45। अब 45 नंबर आना चाहिए था, लेकिन वो नंबर घट गया, क्यों? क्योंकि यहाँ रॉन्ग भी तो किया है। अगर 20 में से 15 सही किया है तो 5 गलत होगा, तो 5 नंबर घटेगा यहाँ पे, किस में से 45 में से, तो 45 में से 5 घटाएंगे तो 40 मिला। यही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे। उसी तरह से जब करेक्ट आंसर के लिए 4 है और रॉन्ग आंसर के लिए -2 है, तो ये कंडीशन है। तब जब 4 मार्क्स मिल रहा है तो कितना हो जाएगा उसका टोटल नंबर 60, 15 इंटू 4 60। अब 60 नंबर उसको आना चाहिए था, लेकिन रॉन्ग आंसर भी तो किया है वो, कितना 5। तो 5 के लिए कितना नंबर घटेगा 10 नंबर, क्योंकि अब 2 मार्क्स घटना है, तो 5 इंटू 2 10, तो 60 माइनस 10 50। तो इस प्रॉब्लम में लीनियर इक्वेशन सेटअप करना था अच्छे से सोच के, और फिर इसको सॉल्व करके बताना था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, ये अच्छा प्रॉब्लम है ये प्लेस। क्वेश्चन नंबर 4 में एक हाईवे है, इस पॉइंट को ए कहा गया है, इस पॉइंट को बी कहा गया है, जो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इन दोनों के बीच में कितना दूरी है 100 किलोमीटर। यहाँ से एक कार है जो सपोज u वेलोसिटी से चलना शुरू हुआ, और इस b पॉइंट से भी एक कार है जो v वेलोसिटी से इसी डायरेक्शन में चलना शुरू हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन के फर्स्ट कंडीशन में यही कहा गया है कि एक हाईवे है जो कि 100 किलोमीटर के ए और बी मार्क कर दिया गया है, और बी पॉइंट से कोई कार चलना शुरू हुआ इसी डायरेक्शन में, और ए से यू स्पीड से एक कार चलना शुरू हुआ। यहाँ पे इस कंडीशन में कहता है कि 5 घंटे के बाद दोनों कार कहीं पे सामने मिल जाता है। सपोज ये पॉइंट सी है, इस सी पॉइंट पे आके ये मिल जाता है, तो ऑब्वियस सा बात है कि जो v का स्पीड है वो इससे कम होना चाहिए, तभी तो ये मिल पाएगा यहाँ जाके। अगर ज़्यादा हो गया तो फिर तो ये आगे निकलते चला जाएगा और ये पीछे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि जो u का वेलोसिटी है वो ज़्यादा है किससे, इस वाले कार से, तभी उसको चेस कर पाएगा, पकड़ पाएगा। अब लीनियर इक्वेशन सेटअप करेंगे इस कंडीशन से हम लोग।
बी का जो कार है यहाँ पे जो 20 स्पीड से जा रहा है, ये जितने देर में यहाँ पहुँचेगा उतने ही देर में इस कार को यहाँ से यहाँ पहुँचना होगा। और वो समय कितना है? 5 घंटा। यानी बी से सी में पहुँचने पे इस कार को कितना लग रहा है? 5 घंटा। उसी 5 घंटे में इसको यहाँ से यहाँ पहुँचना होगा। सिंपल लॉजिक है, वही चीज़ होगा। 5 घंटे में ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, उसी 5 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। तो अब लीनियर इक्वेशन कैसे सेट करेंगे? इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। सपोज मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है? x। ये डिस्टेंस कितना है? x। तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड। अगर x डिस्टेंस है और v स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो x बाई वी हो जाएगा टाइम, और इक्वल टू होगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो समय है वही समय तो इसको भी लग रहा है ना यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो लिखेंगे ये इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा? 100 प्लस एक्स। ये 100 किलोमीटर तो उसको तय करना ही है, साथ में एक्स भी कवर करना है। कितने देर में? यू स्पीड से करना है। और ये टाइम कितना होगा? 5 आवर्स। समझ में आया? क्या किए? टाइम को इक्वेट किए दोनों से, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जितने देर में यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है उतने ही देर में इसको यहाँ पहुँचना है, क्योंकि 5 घंटे के बाद ये दोनों मिल जाता है। तो इस सी पॉइंट में मिलना है, और ये डिस्टेंस क्या मान लिए हैं? एक्स। तो जितने देर में ये कार यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने ही देर में इसको यहाँ से यहाँ पहुँचना होगा। तो ये टाइम कितना होगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाई स्पीड। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाई स्पीड। तो स्पीड क्या है? वी, और डिस्टेंस क्या है? एक्स। तो एक्स बाई वी टाइम लेगा, और ये टाइम बराबर होगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम बराबर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने का टाइम। तो डिस्टेंस कितना है टोटल? 100 प्लस एक्स। और ये कार किस स्पीड से जाएगा? यू से। और ये दोनों ही टाइम कितना है? 5 आवर्स। तो फर्स्ट कंडीशन बना। अब यहाँ से हम लोग इस कंडीशन से इक्वेशन बना सकते हैं u और v में, क्योंकि वेलोसिटी के बारे में ही पूछा गया है। तो यहाँ से अगर कंडीशन बनाना चाहे तो x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 5v। यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू 5v, ऐसा फर्स्ट। और दूसरा क्या लिखेंगे? 100 प्लस एक्स बाई यू इक्वल्स टू 5u। 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू 5u, इस वाले कंडीशन से इन दोनों को इक्वेट करके। तो यहाँ से x कितना लिखेंगे? 5v। तो 100 प्लस 5v इक्वल्स टू 5u। इसको उधर ले जा सकते हैं, तो 5u माइनस 5v इक्वल्स टू 100। अगर 5 कॉमन ले ले तो u माइनस v इक्वल्स टू 100, और 5 से 20। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आ गया? u माइनस v इक्वल्स टू 20। ये x है, ये हो गया 1 डैश। ठीक है, तो u माइनस भी क्या हो गया? 20। अब एक इक्वेशन ऐसा ही और निकालना होगा। उसके लिए सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन कहता है कि अगर दोनों गाड़ी सेम डायरेक्शन में ना जाके अपोजिट डायरेक्शन में जाए। अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये कार इधर मूव करे और ये इधर मूव करे, तब 1 घंटे के बाद मिलता है। ठीक है, आसान है, बस इसको समझना है। अब मान लेते हैं ये गाड़ी इधर से चलना शुरू किया और यहाँ आ गया, और ये गाड़ी यहाँ से चलना शुरू हुआ और यहाँ आके मिल गया। इसका स्पीड ज़्यादा है तो ये पहले ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सपोज ये जब यहाँ से वाई डिस्टेंस चला था तो मिल गया, यहाँ से ये बस वाई डिस्टेंस चला था तो ये मिल गया। तो ये कितना होगा? 100 माइनस वाई, क्योंकि टोटल कितना है? 100। अब लिखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का समय कितना होगा? डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? वाई, और स्पीड कितना है? वी। ये बराबर होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का समय बराबर होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो ये कितना होगा? 100 माइनस वाई। 100 माइनस वाई। और ये किस स्पीड से चला है कार? यू से। और समय कितना लिया है? 1 घंटा। क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचने में और यहाँ से यहाँ पहुँचने में समय कितना बीता? केवल 1 घंटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगा यू और वी में। तो y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? y इक्वल्स टू वी। एक इक्वेशन ये है 2, और यहाँ से लिख सकते हैं 100 माइनस वाई इक्वल्स टू यू। इस y को यहाँ पुट कर सकते हैं, क्योंकि y का वैल्यू क्या है? v। तो 100 माइनस v इक्वल्स टू यू, यानी u प्लस v
इक्वल्स टू 100। अब यही इक्वेशन चाहिए था 2 डैश। एक u माइनस वी मिल गया और एक u प्लस वी मिल गया। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो u और v को सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है, बस इसको समझना है सही से। अगर टाइम देके समझा जाए तो समझ में आएगा निश्चित। तो u माइनस वी इक्वल्स टू कितना है 20 और u प्लस वी इक्वल्स टू कितना है 100। बस सब्ट्रैक्ट कर ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों का साइन क्या है अपोजिट है। तो 2u इक्वल्स टू 120। तो u कितना हो जाएगा 120/2 दैट इज 60। इसका मतलब है u इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। इसका वेलोसिटी कितना है जो फास्ट चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। अब v निकालते हैं, इसका कम आना चाहिए क्योंकि ये मान के चले थे कि u किससे बड़ा है v से। तब 60 किलोमीटर को रख देंगे यहाँ पे कहीं पे किसी भी इक्वेशन में। तो इसमें रखते हैं तो ये हो जाएगा u माइनस वी इक्वल्स टू कितना है 20। v निकालना है तो u में से 20 घटाना होगा। दैट इज इम्प्लाइज दैट u का वैल्यू कितना है 60। 60 माइनस 20 40 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू u। तो ये दोनों का सॉल्यूशन हो गया। कार ए का जो स्पीड है वो कितना है 60 किलोमीटर पर आवर और कार बी का जो स्पीड है वो कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। ये सिंपल लॉजिक है कि कार ए का वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए तभी तो पकड़ पाएगा, इसको चेस कर पाएगा। तो इस तरह से कंडीशन इंपॉर्टेंट था जिसको हम लोग लीनियर इक्वेशन में लिखे हम लोग। और उससे पहले ये जानना ज़रूरी था कि कैसे अप्लाई करेंगे उसको। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा था कि जिस पॉइंट पे मिल रहा है उसको टोटली 5 आवर्स लग रहा है पहुंचने में। तो जितने देर में ये कार यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने ही देर में नहीं ये कार यहाँ से यहाँ पहुँचना चाहिए। और समय कितना था 5 आवर्स। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो वेरिएबल को दो इक्वेशन चाहिए तो एक और कंडीशन देना होगा। अब कहता है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, ये कार इधर और ये कार इधर आमने सामने, तो 1 घंटे के बाद मिल रहा है। तो ऑब्वियस है कि ये जो कार है ये कम स्पीड से चल रहा है तो थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन ये जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करे कितने देर के बाद मिल जाना है दोनों को 1 घंटे के बाद। तो वो दो कंडीशन लगा के हम लोग इसको सॉल्व कर पाए। अब लास्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है। ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस एक्सरसाइज का इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक रेक्टेंगल गिवन है। ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक रेक्टेंगल गिवन है जिसके लेंथ और ब्रेथ के बारे में कुछ पता नहीं है। मान लेते हैं लेंथ कितना है L और ब्रेथ क्या है P। ये एरिया हो जाएगा, इसका शेडेड पोर्शन एरिया हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन पढ़ते ही पहले लिख लेंगे एरिया कितना मिलेगा L इंटू बी। एरिया इक्वल्स टू L इंटू बी फर्स्ट कंडीशन। एरिया ही निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ फर्स्ट कंडीशन। तो वेरिएबल लेंथ और ब्रेथ ही सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि पहचान में आए। एक्स और वाई भी माना जा सकता था, कुछ भी मान सकते हैं, बस अपने आप को पता होना चाहिए कि क्या मान रहे हैं और सॉल्यूशन करने आना चाहिए। अब क्वेश्चन का कंडीशन पढ़ेंगे। कहता है कि अगर लेंथ को 5 यूनिट से घटा दे और ब्रेथ को 3 यूनिट से बढ़ा दे तो एरिया जो है 9 यूनिट से कम हो जाता है। क्या बोल रहा है, लेंथ को अगर 5 यूनिट से बढ़ा दे यानी लेंथ कितना हो जाए, लेंथ हो जाए L प्लस 5 ही ना बोल रहा है। अगर लेंथ को 5 यूनिट से बढ़ा दे और ब्रेथ को 3 यूनिट से घटा दे, लेंथ को 5 यूनिट से बढ़ा दे और सॉरी रिवर्स केस है ये, लेंथ को 5 यूनिट से घटाने का बात कह रहा है। लेंथ को 5 यूनिट से घटा दे और ब्रेथ को 3 यूनिट से बढ़ा दे तो एरिया पे क्या असर पड़ता है कि एरिया जो है 9 यूनिट से कम हो जाता है। पहले एरिया कितना था A,
अब लेंथ में क्या परिवर्तन किए कि 5 यूनिट से उसको कम कर दिए, लेंथ को कम कर दिए, ब्रेथ को बढ़ा दिए 3 यूनिट्स। तो एरिया पे क्या असर पड़ा, 9 यूनिट्स कम हो गया। तो यहाँ से इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि कंडीशन निकाल पाए। ये हो जाएगा एल बी, एल इंटू बी प्लस 3L माइनस 5B माइनस 15, ऐसा लिख पाएंगे, इक्वल्स टू A माइनस एल। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ वेरिएबल नहीं बढ़ाना है। जैसे L और B है 2 वेरिएबल, अब ये प्रोडक्ट में भी आ गया और ये दिक्कत करेगा। इसलिए क्या करते हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि एरिया का वैल्यू किसके बराबर है, LB के बराबर, यानी ये एरिया और ये LB का वैल्यू बराबर है। अभी ही कैंसिल कर लेते हैं इसको यहाँ पे, ऐसे ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब केवल L और B में इक्वेशन बनेगा और कांस्टेंट में बनेगा, तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब लिखेंगे इसको 3L माइनस 5B इक्वल्स टू माइनस 15 को इधर भेज देते हैं तो 15 हो जाएगा, 15 में से 9 गया, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन इसी टाइप का बना के उसको सॉल्व करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं कि वो क्या बोल रहा है। सेकंड इक्वेशन कहता है कि अगर लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ा दे, लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ा दे और ब्रेथ को 2 यूनिट से दोनों को बढ़ाना है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि लेंथ को अगर 3 यूनिट से बढ़ा दे और ब्रेथ को भी 2 यूनिट से बढ़ा दे। ठीक है, लेंथ में 3 सेंटीमीटर ऐड कर दिए या और ब्रेथ में भी क्या ऐड कर दिए, 2 सेंटीमीटर। तब अब एरिया पे क्या असर पड़ रहा है, एरिया 67 स्क्वायर यूनिट्स हो जाता है, बढ़ जाता है एरिया जो है 67 स्क्वायर से बढ़ जाता है। ठीक है, पहले एरिया अगर ए था तो अब एरिया ए प्लस 67 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है कि इफ़ यू इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, मतलब दोनों को बढ़ा रहे हैं, ये समझना ज़रूरी है। तो एरिया जो है 67 से बढ़ जाता है, तो लेंथ और ब्रेथ निकालना है। यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ताकि कैंसिल आउट कर पाए। ये हो जाएगा LB प्लस 2L प्लस 3B प्लस 6 और ये एरिया प्लस 67। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एरिया LB के बराबर है, तो ये एरिया और ये एरिया कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये भी A लिख सकते हैं इसको। अब कंडीशन क्या बन जाएगा, 2L प्लस 3B, 2L प्लस 3B इक्वल्स टू, अब इस चीज़ को इधर भेज देंगे तो 67 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 61। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। तो दो इक्वेशन 2 अननोन है, सॉल्व कर पाएंगे इसको। अब यहाँ लिखते हैं 3L माइनस 5B इक्वल्स टू 6 और यहाँ पे क्या है 2L प्लस 3B इक्वल्स टू 61। अब कॉन्स्टेंट्स को इक्वल करना होगा कैंसिल आउट करने के लिए, तो यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 3 से, ताकि L बराबर हो जाए, L को कैंसिल आउट कर पाए। तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6L माइनस 10B इक्वल्स टू 12 और ये कितना हो जाएगा 6L प्लस 9B इक्वल्स टू 183। ये माइनस 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 ऐसा होगा, ये कैंसिल आउट किए तो 10 और माइनस 9 क्या हो जाएगा, माइनस 19B इक्वल्स टू 183 माइनस 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा 171 171 ही होगा। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 19 9 तो ये हो जाएगा 9। तो B का वैल्यू कितना हो गया 9, यानी ब्रेथ जो है 9 यूनिट्स है। और लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ के लिए कहीं पे भी रख देंगे, मान लो इक्वेशन नंबर 1 पे रखते हैं तो 3 टाइम्स L इक्वल्स टू 6 प्लस 5B लिख सकते हैं, दैट इज 6 प्लस 5 इंटू B, 9 5 जो 45, 45 प्लस 6 51। तो L इक्वल्स टू 51 बाई 3 दैट इज 17। तो L कितना हो जाएगा 17 यूनिट्स। L 17 है और ब्रेथ 9 था,
इनिशियली लेंथ जो था वो 17 यूनिट्स था और ब्रेथ 9 था। अब इस 17 यूनिट्स में और इस 9 यूनिट्स में अगर कुछ फेरबदल करे, जैसा कंडीशन कह रहा है कि 5 यूनिट से घटा दिए और 3 यूनिट से बढ़ा दिए, तो एरिया जो है उसका 9 यूनिट से कम हो जाएगा। फिर सेकेंड कंडीशन में अप्लाई करेंगे तो कुछ कंडीशन ऐसा होगा। तो हम लोग को फाइंड क्या करना था कि ओरिजिनल जो लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है, ये फाइंड करना था। तो इस तरह से हम लोग ध्यान देंगे कि प्रॉब्लम को किस तरह से प्रोसीड करें और किस तरह से पहले ही वेरिएबल को छोटा कर ले ताकि सॉल्व करने में आसान होगा। अगर इस एलबी को लेकर और एरिया को लेकर आगे बढ़ रहे होते तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाता, नहीं सॉल्व होता, ये एलबी रह जाता। फिर तो पहले ही क्या किए कि जो कंडीशन बनाते हैं उसको छोटा से छोटा कर ले ताकि उसमें ज़्यादा वेरिएबल ना हो और एक इक्वेशन सिंपल सा ले आए और उसके बाद आगे बढ़े। ठीक है, दोनों कंडीशन को लेके दो दो इक्वेशन बना लिए छोटा छोटा और फिर दोनों को सॉल्व करके हम लोग ब्रेथ निकाल पाए और लेंथ निकाल पाए। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, लेंथ का जो ओरिजिनल वैल्यू था वो 17 था और ब्रेथ का जो ओरिजिनल वैल्यू था शुरुआत में वो कितना था, 9। और इस आधार पे दोनों कंडीशन क्रिएट किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम में अगर कोई दिक्कत हो, समझ में ना आए, तो कमेंट में लिख सकते हैं आप लोग कि क्या समझ में नहीं आया। वैसे इतना आसान भाषा में समझाया गया है कि समझ में आएगा ही, और वीडियो को पॉज करके अगर समझ के फिर आगे बढ़ना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।